हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक उपन्यास जिसका नाम है ब्राह्मण की बेटी। बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ब्राह्मण की बेटी उपन्यास में एक गंभीर सामाजिक समस्या को प्रस्तुत किया है। उच्च स्तरीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के ठेकेदारों की नग्न वास्तविकता को शरत चंद्र ने जिस साहस और संयम के साथ प्रस्तुत किया है वह अत्यंत सराहनीय है। ब्राह्मण की बेटी उपन्यास में संध्या एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी है। इसी कारण वह शिक्षित और सच्चरित्र युवक अरुण का केवल इसलिए तिरस्कार कर देती है कि वह निम्न वर्ग में जन्मा है। परिस्थितियों के जाल में फंसकर एकाएक संध्या को बूढ़े जमींदार ब्राह्मण गोलक चटर्जी से विवाह करने के लिए सहमत होना पड़ता है। इस अनमेल विवाह से बचने का संध्या के पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन तभी रहस्योद्घाटन होता है कि संध्या ब्राह्मण की बेटी नहीं बल्कि एक शूद्र नाई की बेटी है। संध्या, गोलक चटर्जी और अरुण जैसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह प्रश्न न केवल तत्कालीन समाज को उद्वेलित करता था, वरन आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। आज भी हमारा समाज जाति आधारित भेदभाव के कुसंस्कार से स्वतंत्र नहीं हो पाया है। श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने ऊंच नीच और छुआछूत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का प्रथम भाग। मोहल्ले में घूमने फिरने के बाद रासमणि अपनी पोती के साथ घर लौट रही थी। गांव की सड़क कम चौड़ी थी। उस सड़क के एक ओर बंधा हुआ मेमना सो रहा था। उसे देखते ही बुढ़िया चेतावनी देने के स्वर में नातिन को सावधान करती हुई बोली, ए लड़की, कहीं आंख मीच कर चलती हुई मेमने की रस्सी लांघने की मूर्खता न कर बैठना। अरे, यह क्या किया? लांघ गई? हरामजादी, तू भी बिना ध्यान दिए चल देती है। क्या तुझे रास्ते में बंधी बकरी दिखाई नहीं देती? पोती बोली, दादी, बकरी तो सो रही है। दादी ने कहा, तो क्या, सो रही बकरी की रस्सी टापने में दोष नहीं लगता? तुझे क्या इतना भी मालूम नहीं कि मंगल और शनि के दिन रस्सी लांघने का परिणाम अनर्थकारी होता है? पोती ने कहा, काहे का अनर्थ होता है? ये सब बेकार की बातें हैं। तिलमिला उठी दादी बोली, ब्राह्मण के घर में जन्मी 9-10 साल की हृष्ट पुष्ट लड़की के पास बुद्धि का अभाव लगता है। इसीलिए वह इतना भी नहीं जानती कि मंगल और शनि के दिन बकरी की रस्सी को नहीं लांघना चाहिए। उल्टे मुझे समझाती है कि यह बेकार का वहम है। इन मरों के बकरी पालने के शौक के कारण तो लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। सड़क के बीच बकरी को बांधने वाले भी कितने मूर्ख हैं। वे यह नहीं सोचते कि बेचारे बच्चे अनजाने में रस्सी लांघ जाते हैं। क्या उन्हें बच्चों के हित का भी ध्यान नहीं आता? लगता है जैसे उनके बच्चे हैं ही नहीं, तभी तो वे सोच विचार नहीं कर पाते। अचानक रासमणि की नजर बकरी को हटाने जा रही दूल्हे जाति की एक 12 वर्षीय लड़की पर पड़ गई। उस पर बरसती हुई बुढ़िया बोली, अरे तू कौन है? तू दूर हटकर क्यों नहीं चलती? कहीं मेरी पोती से तेरा आंचल छू तो नहीं गया? लगता है कि तुझे ठीक से सुनाई दिखाई नहीं देता। घबराई हुई दूल्हे की लड़की धीमे स्वर में बोली, दादी जी, मैं तो स्वयं आप लोगों से बचकर चल रही हूँ। दादी बोली, तुझे इधर से गुजरने की अनुमति किसने दी है? यह बकरी भी शायद तेरी है। तुम कौन जात के हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? लड़की बोली, दादी जी, हम लोग दूल्हे हैं। दादी बोली, अरे, तूने मेरी पोती को कहीं छू तो नहीं दिया? बेचारी को असमय ही स्नान करना पड़ेगा। पोती बोली, दादी, इसने मुझे नहीं छुआ है। रासमणि उत्तेजित स्व- रासमणि उत्तेजित स्वर में पोती को डांट कर बोली, क्या मैंने तुझसे कुछ पूछा है? मुझे इस लड़की का आंचल तुझसे छूता हुआ सा लगा है। जा, घर में घुसने से पहले नदी में स्नान करके आ। इन नीच जाति वालों की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण
उच्च जाति वालों का जीना हराम हो गया है। फिर दूल्हे की लड़की को डांटती हुई बुढ़िया बोली, हरामजादी, अपने मोहल्ले से बकरी बांधने के लिए ब्राह्मणों के मोहल्ले में आने की बात तेरी समझ में कैसे आई? डरी और लज्जित हुई लड़की ने मेमने को छाती से चिपका कर कहा, मैंने किसी को नहीं छुआ है। दादी बोली, ठीक है, किंतु इस मोहल्ले में तेरा आना कैसे हुआ? दूसरे किसी घर की ओर उंगली का संकेत करते हुए लड़की ने कहा, मेरी नानी ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया है। इसी कारण महाराज जी ने अपने घर के पिछवाड़े हमें रहने का स्थान दे दिया है। किसी भी कारण से किसी की दुर्गति के मामले में प्रसन्न होने वाली तथा रुचि रखने वाली रासमणि प्रसन्न हो उठी और पूरी कहानी को जानने की इच्छा से बोली, तुम्हारी नानी ने तुम लोगों को कब निकाला? लड़की ने उत्तर दिया, परसों रात को। दादी ने कहा, तो क्या तू एक कौड़ी दूल्हे की छोकरी है? अरे बताती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि तेरे बाप के मरते ही तेरी बुढ़िया नानी ने तुम लोगों को डर से जलता किया है। तुम छोटी जाति वालों का बेड़ा गर्क हो। अब क्या तुम लोग ब्राह्मणों के मोहल्ले को भ्रष्ट करोगे? तुम लोगों का दिमाग खराब नहीं हो गया? तुम्हारी माँ को कौन इस मोहल्ले में लाया है? ऐसी मूर्खता रामतनु के दामाद के सिवा और किसी के द्वारा तो की नहीं जा सकती, जो घर जमाई बनकर ससुर की संपत्ति पर ऐश कर रहा है। पता नहीं वह क्या सोचकर भंगी चमारों को इस मोहल्ले में ले आया है। इसके बाद रासमणि ने प्रियनाथ की बेटी संध्या को आवाज दी, बेटी संध्या, क्या घर में ही हो? खाली पड़ी धरती के उस ओर रामतनु के घर की खिड़की है। उस खिड़की से बाहर मुंह निकालकर 19-20 वर्ष की एक सुंदर सलोनी लड़की बोली, कौन पुकार रहा है? फिर वह रासमणि को देखकर बोली, अरे नानी है। यह कहती हुई संध्या घर से बाहर आ गई और बोली, क्या बात नानी, क्यों शोर मचा रही हो? रासमणि बोली, बिटिया, तेरे नाना तो कुलीन ब्राह्मण थे। तेरे बाप को यह क्या सूझी जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में शूद्रों को बसा दिया? क्या यह सब निंदनीय कार्य नहीं है? रासमणि अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी प्रकट करती हुई संध्या से बोली, जरा अपनी माँ को इधर भेज। देखती हूँ कि जगत धात्री इन्हें निकालने को सहमत होती है तो ठीक, नहीं तो चटर्जी भैया से जाकर गुहार लगाऊंगी। पता चलेगा कि नामी गिरामी जमींदार भी कुछ करते हैं या नहीं। संध्या ने चकित भाव से पूछा, नानी, किसे निकालने के लिए परेशान हो रही हो? रासमणि बोली, अपनी माँ को बुला, उसके सामने सारी बात कहूंगी। इसके बाद अपनी पोती की ओर संकेत करती हुई रासमणि ने कहा, यह लड़की मंगल के दिन बकरी की रस्सी लांघ गई और दूल्हे की लड़की से छू गई। संध्या ने बुढ़िया की पोती से पूछा, क्या तुझे दूल्हे की लड़की ने छू लिया था? बुढ़िया के पास सहमी हुई खड़ी दूल्हे की लड़की ने उत्तर दिया, दीदी, मैंने किसी को नहीं छुआ। रासमणि की पोती ने भी समर्थन में कहा, हाँ, मुझे किसी ने नहीं छुआ। क्रोध से उत्तेजित रासमणि दोनों को डांटती हुई बोली, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने अपनी आंखों से देखा कि दूल्हे की लड़की का आंचल तुझसे छुआ है। पोती बोली, नहीं दादी, वो मुझसे दूर थी। रासमणि बिगड़ उठी और चिल्लाकर बोली, हरामजादी, झूठ बोलती है, जाओ नदी में नहा कर आओ, घर चलने पर मैं तेरी खबर लेती हूँ। संध्या हंसकर बोली, नानी, नहीं छुआ तो असमय बेचारी को क्यों नहाने पर विवश कर रही हो? जली भुनी रासमणि बोली, लड़की को नहाना ही पड़ेगा, किंतु तेरे पिताजी ने अपने ही मोहल्ले में शूद्रों को बसाकर कौन सा पुण्य कर्म किया है? घर जमाई को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसके ऐसे कार्य का भला कौन समर्थन करेगा? अपने पिता के विरुद्ध बुढ़िया द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से क्षुब्ध होकर संध्या तीव्र स्वर में बोली, हम लोग अपने घर में कुछ भी करें, हमें कौन रोक सकता है? मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? रासमणि बोली, किसे क्या कष्ट हो रहा है यह देखना हो तो मुझे चटर्जी बाबू को सारी बात बतानी होगी। संध्या बोली, नानी, तुझे किसने रोका है? जिसे कहने को तेरा जी चाहे कह दे। वे बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ? क्या हम किसी से उधार मांग कर खाते हैं? रासमणि आपे से बाहर होकर बोली, देखो,
इस छोटी सी छोकरी की कितनी लंबी जुबान है। मैं गोलक चटर्जी को कहने की बात कह रही थी। तुम लोगों ने शायद उनके महत्व को पहचाना नहीं। कोलाहल सुनकर जगत धात्री बाहर आ गई। उसे देखकर रासमणि धधकती ज्वाला के समान दहकने लगी। अपनी चीख और चिल्लाहट से सारे मोहल्ले को सुनाते हुए रासमणि बोली, जगत धात्री, तुझे पता है कि तेरी लड़की के विचार कितने उच्च हैं? खूब पढ़ी लिखी है ना? कहती है कि इसे गोलक चटर्जी की कोई परवाह नहीं है। क्या हम उनके बाप दादा का दिया खाते हैं जो हमारा दाना पानी बंद कर देंगे या हमें गांव से बाहर निकलवा देंगे? हमने शूद्रों को इस मोहल्ले में स्थान देकर कुछ भी बुरा नहीं किया है। कोई बड़ा होगा तो अपने लिए होगा, हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कुपित और चकित हुई जगत धात्री ने तीखे स्वर में लड़की से पूछा, क्यों री, क्या तूने यह सब कहा है? संध्या बोली, मेरे कहने का अभिप्राय किसी का अपमान करना नहीं था। रासमणि हाथ मटकाती हुई बोली, तो क्या उनका सम्मान कर रही थी? अरे, कहा है तो मुकरती क्यों है? अचानक रासमणि अपनी उग्रता छोड़कर मृदु स्वर में बोली, जगत धात्री, मैंने तो शास्त्र की बात कही थी कि मेरी पोती ने मंगल के दिन बकरी की रस्सी को लांग कर ठीक नहीं किया। इस पर संध्या ने पूछा कि बीच सड़क पर किसने बकरी बांध रखी थी। मैंने इसे बताया कि यह दूल्हे की लड़की का काम था और उसी का आंचल मेरी पोती से छू गया। मैं अपनी नातिन को नहाने के लिए कह रही थी। मैं संध्या से बोली, बेटी, यदि तेरे बाबूजी इन दूल्हे डोमों को इस मोहल्ले में ना बसाते तो यह अनर्थ क्यों होता? छोटी जात वालों को भला आचार विचार का ध्यान कहाँ रहता है? बूढ़े गोलक चटर्जी प्रायः उधर से आते जाते हैं, उन्हें पता चलेगा तो वे क्रुद्ध हो जाएंगे। जगत धात्री, मैंने केवल इतना ही कहा। इस पर तेरी लड़की ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। खाली पीटने की कसर रह गई है। क्या बड़ों के सामने लड़की का ऐसे असभ्य वचन मुंह से निकलना अच्छी बात है? क्या लड़कियों को यह शोभा देता है? माँ ने क्रुद्ध स्वर में बेटी से पूछा, क्या तूने यह सब कहा है? लड़की ने इस बात से इनकार किया तो उत्तेजित माँ बोली, तो क्या तुम्हारी नानी झूठ बोल रही है? रासमणि भी क्रोध से उबलने लगी और बोली, ए छोकरी, बोलते वक्त जो मुंह में आया बोलती गई और अब मुकरती है कि मैंने नहीं कहा। क्या मैं तुम्हारी शत्रु हूँ जो तुम पर मिथ्या आरोप लगाऊंगी? संध्या घबरा गई, फिर भी संभल कर बोली, माँ, तुझे अपनी बेटी पर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी दृष्टि में नानी अधिक प्रामाणिक है तो उसी की मानो। यह कहकर संध्या किसी अन्य प्रश्न को दागे जाने की आशंका से जल्दी से खुले दरवाजे से भीतर चली गई। दोनों महिलाएं लड़की के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर विस्मित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इस बीच दूल्हे की लड़की भी मौका देखकर मेमने को छाती से चिपकाकर वहां से भाग खड़ी हुई। जली भुनी रासमणि कठोर शब्दों में बोली, कहना अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। अब तो तूने अपनी आंखों से अपनी लड़की की करतूत देख ली। यदि कहीं ऐसी तेज ना होती तो क्या कुलीन परिवार की लड़की अभी तक कुंवारी बैठी रहती? इसकी आयु की लड़कियां तो 4-5 बच्चों की माँ बनी बैठी हैं। जगत धात्री भला क्या उत्तर देती? उसकी चुप्पी से रासमणि भी शांत हो गई। फिर कुछ क्षणों के बाद बोली, जगत धात्री, मैंने सुना है कि चक्रवर्ती का छोरा अब भी तेरे घर आता रहता है। तूने उसे छूट दे रखी है, क्या यह सब सत्य है? जगत धात्री चिंता और संकोच से मुंह न खोल सकी। रासमणि बोली, पुलिन की अम्मा ने जब मुझे यह सब कहा तो मैं उससे लड़ पड़ी। मैंने कहा, हरिहर बनर्जी की नातिन और रामतनु की लड़की जगत धात्री क्या कभी किसी शूद्र के छोकरे को अपने घर में घुसने दे सकती है? जगत धात्री तो कायस्थों के घर पैर रखने से भी घबराती है। कोई शूद्र लड़का उसके घर में घुसने का साहस कैसे कर सकता है? अपना हित चाहने वाली तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील इस बुढ़िया के सामने जगत धात्री भला कैसे मुंह खोलती? वह कोमल और धीमे स्वर में बोली, मौसी,
तुम तो जानती हो कि बचपन से उसका हमारे घर में आना जाना है और वह मुझे चाची कहकर पुकारता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु एकदम रोकना भी तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह कभी-कभी भूले भटके साल 6 महीने में एक आध बार ही आता है। फिर बिना माँ-बाप के अनाथ छोकरे पर दया भी आ जाती है, इसलिए मुँह से ना कहते नहीं बनता। यह सुनकर उफनती हुई रासमणि बोली, जगतधात्री, मैं तो ऐसी दया और सहानुभूति का समर्थन नहीं करती। मैं तो इसे भर्त्सना योग्य ही कहूंगी। क्रोध की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से रासमणि कांपने लगी थी। बड़े प्रयत्न से स्वयं को संभालने के उपरांत वह बोली, उस मन चले छोकरे को शायद तू भोला भाला और मासूम समझती है। तुझे मालूम नहीं कि वह कितना बदमाश है। ऐसा पाजी पूरे इलाके में दूसरा नहीं होगा। चटर्जी बाबू ने छोकरे को बुलाकर वजीफे का प्रलोभन छोड़कर शरीफ आदमी की तरह रहने के लिए खूब समझाया था। उन्होंने विलायत जाने की जिद ना करने को बहुत कहा, किंतु उसने उनकी कहाँ सुनी। बूढ़े का मजाक उड़ाता हुआ छोकरा बोला, विलायत जाने से जाति भ्रष्ट होती है तो हो जाए। मैं गोलक की तरह भेड़ बकरियों को विलायत भेजकर पैसा नहीं कमा सकता और ना ही मैं अपने समाज का शोषण कर सकता हूँ। यह सब कहकर बुढ़िया बोली, गोलक जैसे परम वैष्णव को खरी खोटी सुनाने वाले का तो मुंह नोच लेना चाहिए था। गोलक सीधा आदमी है ना, नहीं तो दो चार जड़ दिए होते और बाहां बाजू तोड़ दिए होते। जगत धात्री बोली, मौसी, मैंने तो अरुण को कभी किसी की निंदा अथवा चुगली करते नहीं देखा। बुढ़िया बोली, तो क्या मैं और चटर्जी भैया झूठ बोलते हैं? जगत धात्री ने कहा, तुम लोग झूठ क्यों बोलने लगे? मैं तो लोगों की सामान्यतः किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति की बात कर रही थी। रासमणि बोली, जगत धात्री, क्या लोगों के पास केवल दूसरों की चर्चा करने का ही एक काम रह गया है? विलायत जाकर किसने कौन सा किला फतेह कर लिया? वहां से किसानों की विद्या सीख आने पर हंसी आती है। क्या अपने देश में किसान, नदी या खेती नहीं होती जो इसे सीखने के लिए विलायत जाना आवश्यक था? अब उससे पूछो कि क्या वह हल चलाएगा? राम राम, ब्राह्मण जन्म को बेकार गंवाने से पहले उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? जगत धात्री को अब यह चिंता सताने लगी कि मौसी की ऊंची आवाज को सुनकर तमाशा देखने की शौकीन मोहल्ले की स्त्रियों का कहीं जमघट ना लग जाए। वह शांत स्वर में अनुरोध करते हुए बोली, मौसी, बाहर खड़ी थक गई होंगी, भीतर चलकर आराम से बैठो ना। रासमणि बोली, नहीं, काफी देर हो गई है, अब बैठने का समय नहीं है। नातिन को नहलवाना भी तो है। हरामजादी दूल्हे की छोकरी उसे छूकर भ्रष्ट जो कर गई है। पोती बोली, दादी, जब तुम बातें कर रही थी उसी बीच वह निकल गई है, किंतु उसने मुझे छुआ बिल्कुल नहीं। रासमणि बोली, फिर वो कर रही है शैतान छोकरी। हाँ जगत धात्री, देखो, तुमसे कही जा रही हूँ, अपने मोहल्ले में शूद्र को बसाना अच्छी बात नहीं। जमाई राजा को बता देना। जगत धात्री बोली, मौसी, अवश्य कहूंगी। कहना भी क्या, इन्हें कल ही निकाल बाहर करती हूँ। इनके रहने से अपने को भी कम परेशानी नहीं है। ये लोग रहेंगे तो ताल तालाब का पानी बिगाड़ेंगे, फिर शाम सवेरे इनका दिखाई देना भी तो शुभ नहीं। प्रसन्न होकर बुढ़िया बोली, बेटी, अपनी जाति और अपने धर्म को बचाने के लिए इनका अलग रहना ही अच्छा है। आजकल के लड़के लड़कियां इस बात को ना समझे तो क्या किया जा सकता है। उस दिन गोलक चटर्जी मुझे कहने लगे कि संध्या का बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा है। रासो, इन्हें समझा, लड़कियां पढ़ने लिखने लगी तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। जगत धात्री डरती हुई बोली, क्या चटर्जी मामा ऐसा कह रहे थे? रासमणि बोली, अरे गांव के मुखिया और समाज के प्रधान को तो यह सब कहना ही पड़ता है। अब मुझे ही देखो, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, परंतु फिर भी किसी शास्त्र की जानकारी मुझे नहीं है। है कोई माई का लाल जो यह कह सके कि रासमणि का एक भी कोई आचरण शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है? इसे ही देख लो, लल्ली को बकरी की रस्सी लांघते देखकर मैंने उसे टोका और कहा,
अरे लड़की, मंगल के दिन तू यह कैसा अनर्थ कर रही है? क्या किसी पंडित में मेरी बात को काटने का दम है? मैंने अपने माँ बाप से यह सब सीखा है। हाँ, अपनी नई रोशनी में पली लाडली से पूछो, क्या उसे इस तरह की बातों की थोड़ी भी जानकारी है? जगतधात्री ने कहा, मौसी, थोड़ी देर बैठोगी तो लड़की को बुलाऊंगी। रासमणि देर हो जाने की बात कहकर पोती को आगे करके चल दी, किंतु 2-4 डग भरने के बाद लौट पड़ी और बोली, जगतधात्री, ऐसे श्रेष्ठ वर को हाथ से जाने दिया तूने? जगतधात्री बोली, मौसी, अभी हाथ में तो रखा हुआ है, किंतु एक तो संपत्ति के नाम पर उसके पास घर द्वार कुछ भी नहीं है, दूसरे उसकी आयु भी कुछ अधिक है। रासमणि चकित होकर बोली, उसके पास घर संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारा कोई लड़का तो है नहीं, लड़की भी यही एक है, फिर किसे देना है? इसी लड़की और दामाद को ही तो अपना सब कुछ देगी। कुलीन परिवार के लड़के की भी आयु कभी देखी जाती है? 40-42 भी कोई आयु है क्या? तू जानती है ना कि वह रसिकपुर के जयराम मुखर्जी का देवता है, देवता। जगतधात्री, लड़के की उम्र तो देख रही हो, किंतु क्या अपनी लड़की की उम्र पर भी ध्यान दिया है? यदि अब भी नाज नखरा करती रहोगी तो क्या लड़की कुंवारी नहीं रह जाएगी? जगतधात्री बोली, मौसी, अकेले मेरे चाहने से क्या होता है? लड़की का बाप भी। रासमणि पूरी बात सुनने का धीरज न दिखाती हुई बीच में बोल उठी, लड़की का बाप क्यों नहीं मानेगा? जब उसका विवाह हुआ था तो उसके पास कौन सी संपत्ति थी? फिर तुम्हारे घर में अरुण का आना जाना, पूरा पूरा दिन डटे रहना, सुना है कि हुक्का पानी भी चलता है। जवान लड़की के घर में रहते ये लक्षण अच्छे नहीं। अच्छा घर वर मिल जाने पर देर करना समझदारी नहीं। सोच कर देखो, तुम्हारी छोटी बुआ गुलाबो सारी उम्र कुंवारी ही रह गई ना। तेरे बाप की दोनों बड़ी और मंझली बेटी कुंवारी रह गई। तेरे माँ बाप ही काशी जाकर ना रहने लगते तो तुम्हारा विवाह कहाँ से होना था? काशीवास करती समधिन को ज्यों ही सही घर वर मिल गए, त्यों ही उसने तुम्हारे हाथ पीले कर दिए। बीच में कोई टांग ना अड़ाए, यह सोचकर उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अब मानती है या नहीं? उसने अच्छा किया, नहीं तो कौन जाने विवाह होता या ना होता। अब तू ज्यादा सोच विचार मत करना, जल्दी से लड़की को उसकी ससुराल पहुंचा दे। इसके बाद बुढ़िया पोती से बोली, चल बेटी, चल, देर हो गई है। जगतधात्री, और अधिक कहने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें सावधान करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। देख, खींचतान से ज्यादा मेल जोल बढ़ाने, लड़की के साथ उसका हंसी मजाक करने देने का परिणाम सुखद नहीं होगा। गांव में बात फैल गई तो लड़का मिलना कठिन हो जाएगा। यह तो तुम भली प्रकार जानती हो कि लोगों को दूसरों का घर फूंक कर तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार बड़बड़ाती हुई रासमणि पोती को आगे करके जा रही थी कि जगतधात्री ने उसे रुकने के लिए आवाज दी और बोली, टोकरी भर बैंगन लौकी आए हैं, 2-4 लेती जा। जरा रुक, मैं भीतर से लाती हूँ। जगतधात्री के भीतर जाने पर रासमणि बोल उठी, अच्छा, अभी से बैंगन आने लगे? फिर पोती की ओर उन्मुख होकर रासमणि बोली, अरे, खंभे की तरह स्थिर खड़ी है, भाग के जा और बैंगन लेकर आ। अच्छा, तब तक मैं धीरे धीरे चलती हूँ, जल्दी से लौट के आ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस कहानी का पहला भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और यदि ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।